अब बनाती अब बना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हमारा मतलब कि ये कोरोना वायरस की वजह से जो हमारा क्लास विद्यालय में नहीं चल पा रहा है, कोचिंग में नहीं चल पा रहा है, तो हम अपने घर से वीडियो बना के भेज रहे हैं आप लोगों को। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि क्लास में जैसे ही हम आएंगे तो हमारा टॉपिक वही चीज रहेगा। आप लोग एकदम कॉपी अपना नोट्स बना के हर एक चीज का पैकेज एकदम पूरा करते रहिएगा। और हम आके क्लास में जैसे ही विद्यालय खुलेगा हम एक एक चैप्टर सबकी क्या करेंगे, चेक करेंगे। आपको ये दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि कोर्स बहुत बड़े हैं, आगे चल के प्रैक्टिकल करवाना है। फिर इसके बाद जुलाई में अगर क्लासेस खुलेंगे तो आप लोग कहेंगे कि आप हमको क्या कीजिएगा कि दोबारा पढ़ाइएगा, तो हम दोबारा नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि कोर्स बहुत ज्यादा है। इसके वजह से फिर हमको प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू करना पड़ेगा। हाँ, अगर इस उपरांत में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमको मतलब कि मैसेज के माध्यम से या हर एक चीज के माध्यम से अगर कोई टॉपिक नहीं समझ में आई है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, तो हम आपको क्या करेंगे, बता देंगे। इस फिलहाल इस समय जितना हमारी पहली टॉपिक है क्लास 12 के लिए जीव विज्ञान, जो पहले पार्ट का नाम है आपका जीवों में जनन, इसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइव रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनाइज्म, रिप्रोडक्शंस इन ऑर्गेनाइज्म। अब आता है यहाँ पे जनन, हमारी पहली टॉपिक है जनन। अब आपसे कोई जनन ये होता क्या है, इसे अंग्रेजी में कहते हैं रिप्रोडक्शंस, या इसे एक शब्दों में और कहा जा सकता है प्रजनन, प्रजनन। अब इसका अर्थ क्या होता है आपको ये ध्यान देना जरूर। इस धरती पे जितने भी जीवधारी हैं, इस धरती पे जितने भी जीवधारी हैं वो अपने ही समान संतान को उत्पन्न करते हैं, अपने ही समान को उत्पन्न करते हैं। और इस धरती का ये प्राकृतिक रूल्स है, एक जीव अगर आ गया इस धरती पे तो उसको एक दिन जाना पड़ेगा, एक दिन उसको जाना पड़ेगा। और जाने से पहले वो अपने मतलब कि अब जाने से पहले वो अपने किसी भी प्रक्रिया में अपने ही समान एक संतान को छोड़ के चला जाता है, जिसके कारण उसका वंश और उसकी वृद्धि और उसकी जातियां हमेशा निरंतर इस तरीका से चलते रहे। और जनन क्या होते हैं कि जनन के लिए प्रत्येक जीवधारी जनन की क्रिया करते हैं, और जनन में अलग अलग इनको 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, जनन। नंबर 2 अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। नंबर 3 कायिक जनन, कायिक जनन, कायिक जनन। अब आपको इनकी अलग अलग परिभाषा है, इनकी अलग अलग परिभाषा है। परिभाषा में यह है, रोक द वीडियो को। जैसा कि हमने बताया आपको लैंगिक जनन यह केवल उच्च कोटि के जीव जंतुओं में होता है, यह केवल उच्च कोटि के जीव जंतुओं में होता है। जीव जंतु में जैसे एक तरह से इस लैंगिक जनन में भाग लेने वाले होते हैं नर और मादा, नर और मादा, नर और मादा। ये दोनों आपस में जुड़ के अर्धसूत्री विभाजन करते हैं, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन करते हैं। विभाजन करते हैं अलैंगिक जनन में। अर्धसूत्री विभाजन का मतलब आधा आधा गुणसूत्र, यानी आधा आधा गुणसूत्र एक दूसरे में, जैसे आप लोग जानते हैं कक्षा 11 में आप लोगों को पढ़ाया हो गया, एक स्वस्थ मानव शरीर में 46 गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें आधा मतलब 23 जोड़ी, अरे 23 गुणसूत्र मादा के होते हैं और 23 जो होते हैं नर के होते हैं, और दोनों मिलके आपस में एक संतान बनाते हैं, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा हो, तब जाके उसकी विभाजन की क्रिया होती है। तो यह ध्यान देना है आपको, यह केवल उच्च कोटि के जीव जंतुओं में, यानी एक तरह से कहा जा सकता है जिनमें आप नर और मादा का अध्ययन कर सकते हैं, ऐसे जीवधारियों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। दोबारा आपको बता देते हैं परिभाषा इसकी, जिन जीवधारियों में
आप नर और मादा दोनों का अध्ययन कर सकते हैं। यानी आप आंखों से देख के यह पता लगा सकते हैं कि ये नर है कि मादा है। तब इनके अंदर यह प्रक्रिया क्या होती है कि लैंगिक जनन की क्रिया कहलाती है। अब इनमें क्या होता है, इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में समसूत्री विभाजन की क्रिया होती है। समसूत्री विभाजन पूछेंगे सर ये क्या होता है, तो इसकी ध्यान देने वाली जरूरत यह है कि इसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है। एक जनक की आवश्यकता होती है। यानी एक जनक का मतलब कि जैसे इसमें कह सकते हैं जिसमें नर और मादा का अध्ययन आप नहीं कर सकते हैं, नर और मादा का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। अधिकांश इनकी जातियों में अर्धसूत्री विभाजन ये होता है। जैसे बहुत सी घासें आपको आगे पुष्पित एक पादप का चैप्टर है उसमें भी आपको बताया जाएगा। उसमें अच्छी तरह एक तरह से आपको एग्जाम्पल तौर पे हम बताना चाह रहे हैं कि एक तरह से कहा जाएगा अमीबा में एक द्विविभाजन की क्रिया होती है, यानी एक जनन की आवश्यकता। सपोज कीजिए ये अमीबा का चित्र है, तो आप लोग देखेंगे अमीबा का अगर एक छोटा भाग अगर कट जाए और कट के मान लीजिए यहाँ पे चला जाए ऐसे करके, तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अपने जनक के समान कुछ दिनों में इतना बड़ा क्या हो जाएगा, यह भी हो जाएगा। और बहुत सी घासों में ऐसी क्रिया की होती है। अब आता है तीसरा पॉइंट, कायिक जनन। कायिक जनन में क्या होती है, बहुत सी घासें जो मतलब कि बहुत सी घासें में कायिक जनन की क्रिया होती है। अधिकांश एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें पेड़ पौधों की मतलब अधिकांश जातियों में यह जनन की क्रिया होती है। और एक तरह से कैसे होती है देखेंगे, उसमें बहुत से पुमांग, जायांग, स्त्री केसर, अंडक, बहुत से ऐसे बीजाणु की क्रिया होती है जिसमें कायिक जनन के आगे चैप्टर में है। ये तो हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं इतना, फिर आपको आगे धीरे धीरे बताया जाएगा। अगली हेडिंग है आपकी जनन के उद्देश्य। जनन के उद्देश्य से मतलब कि जनन है यह हेडिंग, जीवों द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जीवों द्वारा अपने समान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। आगे हेडिंग है आपकी जनन के उद्देश्य से। जनन के उद्देश्य से ध्यान दीजिएगा, हम क्लास में आएंगे तो सब एकदम सबकी स्टूडेंट की कॉपी एकदम चेक होनी चाहिए एकदम। और दोबारा इस विषय में हम क्या करेंगे, चर्चा या बात नहीं करेंगे कि आप लोग कहेंगे कि सर हमको दोबारा पढ़ा दीजिए। तो हमारे पास समय बहुत कम है कि आगे चल के हमको बहुत से मतलब कि वो करना पड़ेगा, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, कि हमको प्रैक्टिकल या इन सब चीजों में ध्यान देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम पढ़ा नहीं पाएंगे आप लोगों को। जनन के उद्देश्य में आप लोग आगे लिखेंगे, इनको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। इनको निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है। पॉइंट 1 हेडिंग रहेगी जातीय वृद्धि। जातीय वृद्धि, जातीय वृद्धि इसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। जातीय वृद्धि आगे लिखिएगा आप लोग, समष्टि या जाति में, समष्टि या जाति में नए जीवों के उत्पन्न होने से, नए जीवों से उत्पन्न होने से जाति में सदस्यों की संख्या, जाति में सदस्यों की संख्या में वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि होती है, उसे जातीय वृद्धि कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं जीवधारियों की बहुत सी जातियां हैं, जीवधारियों में बहुत सी जातियां हैं,
जातीय वृद्धि का मतलब कि अगर वो प्रजनन करके अपनी जाति की वृद्धि को बढ़ावा देता है तो उसकी जातियों की संख्या काफी तीव्र गति से बढ़ती चली जाती हैं, जिसके वजह से उसका वंश पूर्ण रूप से इस धरती पे चलता रहेगा। और ये आदिकाल से नहीं, एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वी पे जितनी बड़ी, मतलब जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, एक जीवधारी आया दूसरा चला गया, आया चला गया, आया चला गया, ऐसी दशा को तो ही बच्चों जनन ही कहते तो है। एक तरह से कहा जाएगा कि इनकी वृद्धि निरंतर एकदम होती रहती है। अगर इनकी वृद्धि, अगर ये जनन एक तरह से देखा जाए तो संपूर्ण जीवधारी नहीं कर सकते। संपूर्ण जीवधारी, कुछ अपवाद भी होते हैं जनन का। एक तरह से और आप ध्यान देंगे कि जनन में केवल वही जीवधारी भाग ले सकते हैं जिनके शरीर का पूर्ण रूप से विकास हो सकता है। जैसे एक तरह से देखा जाए तो मानव में जनन की क्रिया सभी मानव नहीं कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसा हो सकता है कि मानव में सभी मानव नहीं, एक तरह से कह सकते हैं कुछ मानव के अंदर नर और मादा दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, तो वो जनन नहीं कर सकते। जिनमें नर अलग हो, मादा अलग हो, यानी उनको कहा जाएगा मेल अलग हो और फीमेल अलग हो, तभी वो अपनी वो जनन की क्रिया को क्या कर सकते हैं, संपूर्ण रूप से कर सकते हैं, अन्यथा वो नहीं कर सकते हैं। पॉइंट 2 में आपकी हेडिंग है आपकी जातियों की निरंतरता। जाति की निरंतरता। आगे लिखेंगे आप लोग, नई जाति की उत्पत्ति के कारण, आगे लिखते रहिएगा आप लोग, नई जाति की उत्पत्ति के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जातियों में निरंतरता बनी रहती है। जातियों की निरंतरता बनी रहती है, मतलब एक तरह से कहा जाएगा जातीय निरंतरता, यानी एक तरह से कहा मछली केवल मछली को ही जन्म दे सकती है, मेढक केवल मेढक को ही जन्म दे सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, लेकिन आपके मन में एक है कि जो एक क्रॉस कराया जाता है, गेगर जॉन मेंडल का कक्षा 10 में आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे, वो अलग गुण है। वो क्या है, अलग गुण है। वो क्रॉस वाला आपको जो आपके दिमाग में आ रहा है वो आपको चौथे चैप्टर में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है हाइब्रिड, गांव की भाषा में डंकर और हिंदी भाषा में शंकर कहा जाता है। छोटा सा रहेगा, बड़ा सा रहेगा तो शंकर भगवान हो जाएगा, छोटा सा शंकर वाले वो जो होते हैं उनमें अलग चीज है। तो जातियों की निरंतरता पूर्ण रूप से एकदम क्या की रहती है, बनी रहती है। वो अपने परस्पर अपने हर एक चीज क्रिया को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब आगे है तीसरी पॉइंट है आपकी भिन्नताएं। विभिन्नताएं में लिखिएगा आप लोग, जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता से भिन्न होती है। यह प्रत्येक जीव के लक्षण होते हैं। अरे भाई, भिन्नता कैसे हो सकती है? एक तरह से कहा जाएगा जितना हम लोग पढ़े लिखे हैं उतना हमारे मम्मी पापा पढ़े लिखे हैं नहीं ना। एक तरह से क्यों आप कह सकते हैं, एक तरह से अगर एक तरह से कहा जाए तो हमारे पिताजी कक्षा 10वीं में पढ़े हुए हैं, तो मैं एक तरह से कहा जाएगा तो मैं एमएससी क्यों किया हूं, तो मैं उनसे भिन्न हूं कि नहीं? मैं उनसे भिन्न हूं। तो एक तरह से देखा जाए तो उनकी डेट ऑफ बर्थ 1950 की है और हमारी डेट ऑफ बर्थ एक तरह से देखा जाए तो 1990 में है।
90 में है, तो हम उनसे काफी भिन्न है कि नहीं। उनकी सोच, उनकी भिन्नता, उनकी विविधता, उनकी क्या कल्चर, उनका रहन सहन क्या है, तो हम उनसे भिन्न है कि नहीं। ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जनन से संबंधित जितनी भी ये क्रिया होती है, जनन जो है, जनन से जो संतान उत्पन्न होती है, वो अपने माता पिता से कम क्या होते हैं, भिन्न रहेंगे, एकदम भिन्न रहेंगे। चाहे वो जिस सदस्य का रहे, चाहे वो जिस संघ का प्राणी रहे, वो अपने ही जीव जाति से क्या हो सकता है, सदस्य से वो हमेशा भिन्न रहेगा। एक तरह से देखा जाए तो कुछ लोग अधिक समझदार हैं। अभी भी हमारा देश इतना विकास होने के बावजूद भी एक तरह से कहा जा सकता है कि पूर्ण रूप से अभी विकास पूर्ण नहीं हो पाया। अभी कहीं कहीं बिजली नहीं मिली है, कहीं कहीं क्या नहीं मिल रहे हैं, तो अपने माता पिता से काफी भिन्न है। तो ये भिन्नता की ही देन है। जनन में ये भी आपको ध्यान देने वाली बात है, ये पॉइंट है, बोर्ड में आया हुआ हेडिंग है कि भिन्नता कैसे हो सकती है। तो ये प्राकृतिक का नियम है कि जनन के समान वो अपने माता पिता से प्रत्येक जीव जाति क्या रहेंगे, भिन्न ही रहेंगे। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा भिन्नता की, हम दोबारा एक बार रिपीट करवा दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भिन्नता का मतलब कि जनन द्वारा उत्पन्न संतान अपने माता पिता से कुछ भिन्न होते हैं। हाँ, अगली हेडिंग है आपकी, लिख नहीं पाएंगे, मार्कर हमारा आज पहला क्लास है, कल से हम अच्छे से लिखेंगे आपकी परिभाषा, आपको कोई असुविधा नहीं होगी लिखने में। लिख लीजिएगा, पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति, पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति, पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति, पृथ्वी पर जीवन की उपस्थिति एक तरह से कोई नहीं बता सकता कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हुई थी। एक 10वां चैप्टर है आपको, उसमें अधिक आपको बताया जाएगा कि एक विद्वान कहते हैं कि मतलब कि पृथ्वी को शंकर भगवान ने, विष्णु भगवान ने बनवाया है। अब वैज्ञानिक कहते हैं कि इस तरीका से कोई बात नहीं है। अब कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसके विषय में कोई बातें नहीं होती है, लेकिन हम इतना ही जानेंगे। एक तरह से देखा जा सकता है हमारे भारत में एक तरह से 1966 में 1966 में राजा हरिश्चंद्र पिक्चर बनी थी। और आपको ये भी पता है कि 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ था। तो आप इतने एक तरह से देखा जाएगा तो इतने से तो हम थोड़ी ना ये कोई कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कब हो सकती है, कैसे हो सकती है, इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, कोई वो चीज नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ये जानना बहुत जरूरी है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हो रही है, किस तरीका से हो रही है, कैसे हो रही है, इसका मतलब नहीं है। आगे लिखिएगा इसके बारे में आप लोग। जनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का निरंतर गुणन संख्या में वृद्धि, जनन के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का निरंतर गुणन संख्या में वृद्धि और अवीरता, वृद्धि और अवीरता बनी रहती है, वृद्धि और अवीरता बनी रहती है। अगली हेडिंग है आपकी, जनन की मुख्य घटनाएं, जनन की मुख्य घटनाएं, मुख्य घटनाएं। बस